और चलिए इसी बीच सीधे रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत कर रहे हैं। पानी बचाने को लेकर के एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है और उसी से संबंधित कार्यक्रम चल रहा तौर है। पर किसान भाइयों, आज का ये दिन वैसे तो ऐतिहासिक दिन ही है, लेकिन और इतिहास एक बनने जा रहा है। वैसे विचार ये किया था कि इस कार्यक्रम को हम 5 जून को करें। 5 जून को पर्यावरण दिवस था, इन्हीं कारणों से 5 जून नहीं तो आज ही हम इसको पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून का एक रूप मान करके 9 जून को कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक दिन पर जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सबकी ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन पांचों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए, वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेना होगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का विषय है, और ये जो आज इसका जो लॉन्च किया गया है, ये पूरा कार्यक्रम, ये योजना, इस योजना के लॉन्चिंग में लगभग कुछ समय पहले यानी अप्रैल के 26 और 27 यानी एक ही महीना पहले, सवा महीना पहले हमने एक सेमिनार किया था बड़ा, और सभी विभागों ने उसमें अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम, कोई उपयोग, जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉन्च करें हम कार्य योजना, तो उस कार्य योजना को लॉन्च आज हमने किया है। इस योजना को बनाने में वैसे तो सभी विभागों ने, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। विशेष तौर पर इसमें मैडम केशरी आनंद अरोड़ा और हमारे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको लीड लिया है। बाकी सब विभागों ने भी अपने विभाग के हिसाब से काम किया है। इसमें हमारे तालाब अथॉरिटी के चेयरमैन, इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज, इन सब लोगों ने भी उसमें काम किया है। बहुत से एनजीओज, बहुत से ऐसे लोग जो हमारी सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से भी हमने काम किया है। तो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम आज तय किया गया है, इसमें निश्चित रूप से उन सबको आगे चल करके लाभ होने वाला है जो पानी का ठीक से उपयोग करते हैं, जिनके लिए आज के इस कार्यक्रम में एक संदेश हम देना चाहते हैं। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं। तो उन सब उपयोग के लिए
और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। वाष्पीकरण जो होता है, पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया। वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। अगर ये मॉइस्चर न हो वायुमंडल में तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से जल भुन सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी के मनुष्य को, और साथ ही अन्न की आवश्यकता है। तो अन्न भी जरूर चाहिए, पानी के बिना अन्न भी नहीं होगा। वाष्पीकरण जरूर चाहिए, नहीं तो शरीर की त्वचा वो जल जाएगी। और सामाजिक कामों में एक नागरिक के नाते जो हमारी आवश्यकताएं हैं दैनंदिन जीवन की, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, हमको गाड़ी की सफाई भी करनी है, हमको फर्श भी धोना है, हमको सारी चीजों के लिए पानी चाहिए, उद्योग के लिए पानी चाहिए। उद्योग में पानी नहीं मिला तो हम उन चीजों से वंचित हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के उपयोग के लिए हम जो ये कर रहे हैं, अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया कि इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है, हमारी आवश्यकता कितनी है, इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर के पानी की फैक्ट्रियां लगाने पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। प्रबंधन में कहीं पानी ज्यादा उपयोग हो रहा है, कहीं पानी की कमी है। हमारे हरियाणा में देख लें कि खेती के लिए भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के लिए एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे कुछ साल पहले तक। और एक एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग के कारण से हमेशा खेत डूबे रहते हैं और फसल इसलिए नहीं होती, पैदा भी होती है तो बाद में वर्षा में पानी वहां खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रबंधन ठीक हो। फिर उसी के साथ अगला विषय है कि उस पानी का उपयोग तो कम करें ही करें, उसको जैसे रिड्यूस द यूटिलिटी ऐसा कहा। दूसरा है उसको रिसाइकल करें। पानी उपयोग होने के बाद भी उसको रिसाइकल करके उसकी मात्रा को पुनः उपयोग किया जा सकता है, रीयूज। मानो ये 14 लाख करोड़ लीटर, इसको यदि यूज हुए पानी को अगर रिसाइकल करके उसमें कुछ कितना हो सकता है वो एक गति के हिसाब से हम आएंगे। कुछ चीजें तो करनी शुरू की है हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, लेकिन इसकी गति को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस ओर हम बढ़ेंगे तो जो 14 लाख करोड़ लीटर की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। अब नए नए प्रयोग भी हम जो कर रहे हैं उसमें भी जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, फसल का विविधीकरण, धान के बजाय दूसरी फसलें बुआई करें। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को जिन्होंने इस अपील पर काम करते हुए लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ को विविधीकरण के कारण से धान के बजाय दूसरी फसलों पर वो आए हैं, तो उसका लाभ हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, इसके ऊपर भी आए हैं। तो ऐसे ही अन्य सब फसलें जिसका पानी का उपयोग जहां कम होता है वो फसलें लेकर के आएंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। हरी खाद की बात बताई है, प्राकृतिक खेती की बात बताई है, इससे भी किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे तो ये उपयोग हमारा जो 86% है उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। क्योंकि पीने की पानी जैसे मैंने बताया प्राथमिकता है और ये पीने की पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। दिल्ली के पानी की जब भी आवश्यकता बढ़ती है, भले
जो उनका शेयर निश्चित है वो कम है, लेकिन अंतोगत्वा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहेगा चाहे कोई भी कहेगा कि इनके पीने के पानी की आपूर्ति करो। आज भी हम 250 क्यूसेक पानी केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से अपने हिस्से में से उनको दे रहे हैं। कल को ये आवश्यकता मेरी गुरुग्राम की बढ़ने वाली है, ये फरीदाबाद की भी बढ़ने वाली है, ये आवश्यकता सोनीपत की भी बढ़ने वाली है, ये हमारे पंचकुला की भी बढ़ने वाली है। जहां जहां तेजी से यानी शहरीकरण हो रहा है, उस हिसाब से इन शहरों की आवश्यकता बढ़ेगी, तो पीने की आवश्यकता घटेगी नहीं, बढ़ेगी। उसमें हम कोई ऐसा विविधीकरण का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी जितना पानी शरीर को चाहिए वो जाना ही चाहिए शरीर में। बाकी चीजों में हम इसका कुछ ना कुछ प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए खेती में जो पानी उपयोग होता है उसको कैसे उसको कम करें, इसमें माइक्रो इरिगेशन जिसके ऊपर हमारा सिंचाई विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है, मेकाडा के नाते से हमने बजट की भी छूट दी है कि इसमें जो भी हमको सब्सिडी देनी है, जो भी प्रावधान करने हैं, लोगों को अवेयरनेस उनमें बढ़ानी है किसानों में। और नए बिजली कनेक्शन तो हमने जो बहुत गहराई में पानी में चले गए हैं उनको कंडीशन भी लगाई है कि जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहीं बिजली का कनेक्शन हम देंगे। हमारा कोई इसमें दूसरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक तौर पर तो सरकार के ऊपर ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन पानी बचाना उसके पीछे यही एक उद्देश्य है। तो इसमें मिकाडा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे खाले, पंप, चैनल, पंप हाउसों का रखरखाव, उसको सबको एक आधुनिकीकरण के तरीके से आवश्यकता के हिसाब से वो हम सब कर रहे हैं। और इसके करने से निश्चित रूप से पानी का जो रिसाव होता है, क्योंकि पानी जिस भी आवश्यकता के लिए जहां भेजना है वहां उतना ही जाए, रिसाव अगर होता है तो वो न किसान के उपयोग का है और न ही पानी की दृष्टि से उसका कोई बचाव होगा, बल्कि उसका कोई ना कोई नुकसान ही होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सब जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सारे आंकड़े तो हमारे प्रेजेंटेशन में सब लोगों ने बताए ही हैं। तो उस नाते से इस पर हमको जो काम करना है वो हम सब काम कर रहे हैं। तालाबों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे बताया गया, उसमें 18,000 तालाब हरियाणा के हैं। इन 18,000 में बहुत तालाब तो ओवरफ्लो रहते हैं बरसात के दिनों में, पोल्यूटेड है, बहुत तालाब ऐसे हैं सूखे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इनका एक सम्यक संतुलन बैठा रहे ताकि उस तालाब में भी जितना पानी है उसका रिचार्जिंग के लिए उपयोग आए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जैसे परंपरागत तौर पर खेत काम आता था किसानों के, वो पानी काम आए। तब होगा जब वो पानी साफ रहेगा, पॉल्यूटेड होगा तो पशु भी नहीं पिएगा उसको। तो इस प्रकार से उस पर भी काम लगातार चल रहा है और एक महत्वाकांक्षी टारगेट हमारी तालाब अथॉरिटी के द्वारा ये जो लिया जा रहा है उसको भी हम एक गति देकर के उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी विभाग उसके अंदर काम करेंगे। अभी तक पंचायत विभाग ने भी इसमें सहयोग किया है। लगभग 2650 जो तालाब हैं इनकी योजना बन गई है। इसके अलावा बाकी तालाबों की योजना भी और सब बन रही है। पानी के जहां तक स्रोत की बात है, हमारे स्रोत बहुत सीमित है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पानी की क्वांटिटी हम बढ़ा कैसे सकते हैं, काम उधर भी चल रहा है। उसमें जैसे एसवाइएल अपने आप में एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत दोनों स्टेट्स के बीच में एक टकराव का मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक निर्णय भी हमारी फेवर में दिया है। अगला उसका एसवाइएल के बनने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा हमारी है कि वो जल्दी से उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई निर्णय दे ताकि उसके एग्जीक्यूशन के बाद एसवाइएल बने। झगड़ा है, चाहते तो हम है कि कल ही उसको सॉल्यूशन हो, लेकिन हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। अब इसके अतिरिक्त भी जो सोर्सेज हैं उसको भी हम ठीक से उसका दोहन करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। जैसे यमुना में अभी जो पानी आता है वो हमारे पास केवल 3 महीने 3.5 महीने पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसके पानी की मात्रा प्रबंधन करके कैसे बढ़ाई जाए, तो 3 डैम, चाहे रेणुका डैम है, लखवार डैम है अथवा किसाऊ डैम है, उसके 2 के तो एमओयू हो चुके हैं, एक का अभी एमओयू होना शेष है, बहुत जल्दी वो हो जाएगा, ताकि वहां अगर कोई डैम और बांध बनते हैं पानी के रेगुलेशन के कारण से, ये जो 3 महीने पानी हमें यमुना में पर्याप्त मिलता है, ये कैसे हम इसको 5-6 महीने इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं, रेगुलर उसका जो रेगुलेशन जो है उसका हो जाए, तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा हमको उस रेगुलेशन के माध्यम से मिलेगी। पानी तो वही है जो यमुना में आता है। अभी 3 महीने में पानी हम जो यूज करते हैं बाकी वेस्ट जाता है।
अब उसी को 6 महीने के लिए यूज करेंगे तो जितना बाकी होगा वो जाएगा, वो तो नदियों में जाएगा भी, जाना भी चाहिए। इसी प्रकार से छोटे स्रोत हैं, जैसे हमारे शिवालिक, हमारे अरावली, वहां भी पानी जो आता है उसको भी हम छोटे छोटे डैम बना करके कैसे उसको रोक सकें, कैसे उस पानी का उपयोग वहां के लोकलाइज्ड यानी किसानों को कैसे हम दे सकते हैं, और इस पर भी काम हमारा ठीक चल रहा है। जैसे 9 डैम तो शायद मुझे बांध जो हमारे शिवालिक में है, एक तो उसमें हमने क्लियर भी कर लिया है आदि बद्री का, बाकियों पर भी काम चल रहा है। अगर वो 9 के 9 भी बनते हैं तो कम से कम शिवालिक के आसपास के 2-3 जिलों की पानी की आपूर्ति, सिंचाई की पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार अरावली में भी खास करके 2 नदियां दोहन और कृष्णावती, इन दोनों नदियों में पानी पहले पर्याप्त आता था राजस्थान से, लेकिन जैसे हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं उन्होंने भी अपना प्रयत्न किया, पीछे पानी रोक लिया, अब वो पानी ज्यादा नहीं आता। फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र, जो एक बहाव का क्षेत्र हरियाणा की तरफ जितना हमारे पास कमांड एरिया में बहाव है उसका उपयोग कर रहे हैं। और पहली बार मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में होकर आया हूं तो महेंद्रगढ़ जिले के लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमको इतने सालों के बाद आखिर एक न्यूनतम आवश्यकता पानी की खेती के लिए जो है वो हमको मिल रही है। तो ये जगह जगह हमको ये भी करना पड़ेगा। घग्गर हमारे लिए पानी का स्रोत लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बांध लगा करके उसको कम से कम उसका ठीक से उसका जो चैनलाइजेशन हो जाए, और O2 को, झील को भी हम डीप कर रहे हैं ताकि पानी का स्टोरेज वहां ज्यादा हो सके। उसका भी पानी की आवश्यकता हमारी सिरसा जिले की खास करके बहुत पर्याप्त मात्रा में, फतेहाबाद और सिरसा 2 जिलों के अंदर उसका हमको उपयोग होता है। अब इन सब छोटी छोटी बातों पर सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं और मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन चीजों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक विषय पानी का, जैसे मैंने बताया यमुना में 3 महीने में हमारे पास पर्याप्त होता है, फिर भी उस 3 महीने के पानी का जितना उपयोग हमको स्टोरेज के नाते हरियाणा में करना चाहिए वो अभी तक पहले नहीं हो रहा था। हमने ही पिछले कुछ वर्षों पहले उस का जो चैनलाइजेशन है उसके चैनल को मजबूत करना, उसका रीजनरेशन करना, उसको चौड़ा करना जगह जगह, और उस पर भी बड़ी मात्रा में पानी को हम स्टोर कर सकेंगे। हमारे हजारों तालाब जो भरे नहीं जा सकते हैं उसके बिना, तो वो अब दक्षिण हरियाणा के वो तालाब लगभग 4000 तालाब उससे हम भर पाएंगे। मसानी डैम ये बना हुआ है, आज तक पानी नहीं होता था, लेकिन इस पानी के चैनलाइजेशन के कारण से हमने वर्षा का पानी वहां पहुंचाया और रेवाड़ी जिले में 8-10 फुट पानी जो है उसका लेवल ऊपर आया है। तो ये पानी के बारे में मैं तो बहुत इसका अध्ययन करता हूं सारी चीजों का, और उसकी जो योजना ध्यान में आती है तुरंत आप लोगों के साथ बैठ करके मैं प्लानिंग करता हूं। लेकिन मित्रों, हमने इन सब चीजों पर केवल अपना एक जो दृष्टिकोण है वो बताया है। अब उसके बाद इसको लागू करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी विभाग कर भी रहे हैं, और जिस प्रकार की आज ये कार्य योजना बनाई है, इस कार्य योजना के अनुसार आप लोग इस पर अच्छे प्रकार से काम करें, ये मेरी अपील है, ताकि हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट सभी विभागों के काम करने के बाद इसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नाते से पानी की समस्या का हल केवल इसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा एक पॉलिसी बनाना और लोगों को अपील करना, उसी में से हम आज और अगली पीढ़ी तक सब चीजों का समाधान ढूंढ पाएंगे। एक तो हमको ये करना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमको पानी के साथ साथ, जैसे मैंने बाकी चीजें कही कि प्रकृति हमारी, प्रकृति के जितने भी ये तत्व हैं, ये भी सब हम मान के चले कि ये जीव इकाई है, ये निर्जीव नहीं है। तो इन जीव इकाइयों को भी हमको संतुलन बना करके उपयोग करना होगा, यानी संतुलन भी और अनुशासन भी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहां उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके
मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण के नाते से वायु का प्रदूषण, अब देखते हैं हम कितना संकट आता है जब प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। कोविड जिसका परिणाम है, कोविड के कारण से एक बार तो मानवता के अस्तित्व पर संकट आ गया था। ठीक है, देश ने भी, दुनिया ने भी प्रयत्न किए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाई जिसमें से हम इसमें से बाहर निकले। उस समय तो किसी को लगता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक नई बीमारी पहली बार पल्ले पड़ी, लेकिन उससे बाहर निकले हैं। आगे ऐसा ना हो, तुमको वायु प्रदूषण और इस प्रकार की चीजें, इसके लिए चाहे फिर हमें बागवानी पर ध्यान देना होगा, वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा, पेड़ न कटे इसके लिए ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हम दोहन करें, शोषण न करें। ऐसा नहीं कि पेड़ काटने पर पूरा प्रतिबंधी लगा देंगे तो फिर काम नहीं चल सकता है, लेकिन कहां काटना कहां नहीं काटना, और जितना काटना उससे कुछ गुना ज्यादा उस पर और लगाना। जीव इकाई है, आज हम लगाएंगे, जो एक पेड़ काटेंगे 5 साल बाद वो सारे के सारे 5 गुना पेड़ अगर हो जाएंगे तो और उसका लाभ होगा। तो इन अभियानों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। गगन का प्रदूषण हम देखते हैं, 2G, 3G, ये वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ये भी एक विकास के नाते, निर्माण के नाते अगर इसकी भूमिका पॉजिटिव रूप से सब लोग लें तो आज के युग में बहुत बड़ा इसका योगदान है। लेकिन अगर ये वेवलेंथ ऊपर नीचे करके और उसका विध्वंसात्मक में उपयोग कर दिया, चाहे वो एटॉमिक बातें हैं, चाहे वो और तरह तरह के आज ऐसे ऐसे सिस्टम देख लिए हमने कि उस सिस्टम के कारण से कई बार तो डर लगता है कि क्या होगा। हमारा ये जो साइबर सिस्टम है, इस साइबर सिस्टम भी दुनिया की प्रगति में अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, हमारे एक अधिकारी ने मोबाइल को एक कमांड दे दी, ऐसा ऐसा करो, और वो कमांड जब आई होकर के पूरी आई, तो पूरी होने के बाद जब उसको मैंने देखा तो मैंने मजाक में कह दिया, जितने आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मैंने कहा अब आपकी कोई जरूरत नहीं, जाओ। क्या था बोला राजेश जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट जीपीटी, उसको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से पत्र लिखो जिसमें हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ अनुदान मांग के लाओ। तो उसने 10 कारण बताते हुए, और जो फिट होते हैं हमारे दिमाग में या इसके दिमाग में नहीं आते हैं, वो सब उन्होंने लिख करके और बाद में सामने रख दिया कि आप हस्ताक्षर करो, भेज रहे हैं। तो अगर ये होने लग गया तो एनआईएस की क्या जरूरत रहेगी। खैर, इन लाइट में मेरा कहना है कि कहां कहां हम जा रहे हैं उसका उपयोग है, हम रचनात्मक ढंग से करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा। और अगर कहीं ये विध्वंसात्मक तरीके से किसी ने उपयोग करना शुरू किया तो यही हमारे विनाश का कारण भी बनेगा। तो ये प्राकृतिक चीजें, चाहे भूमि है, चाहे वो गगन है, चाहे वो वायु है, चाहे वो अग्नि है। अब अग्नि, आजकल ग्लोबल वार्मिंग, पहले कुछ सुनते थे तो हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब जब देखते हैं कि पूरे मौसम का सिस्टम ही बदल गया है। ये जिस समय में अब वर्षा आ रही है, कभी हमने तो नहीं देखी थी कि मई और जून में ऐसी वर्षा आएगी, और जून इतना ठंडा होके जाएगा। जून में कड़कती धूप, बाहर निकला नहीं जाता था, चमड़ी बिल्कुल झुलस जाती थी। बदल रहा है। तो ऐसा सब तरफ ये जो चीजें हैं, इनका जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की ओर हम सब लोग चिंतित हैं। पानी के नाते भी हम जो भूमि में से पानी का दोहन करते हैं, ये भी एक सीमा से अधिक करना, ये पाप है। जैसे हमारे शरीर की धमनियों में खून है, ब्लड है, अगर ये ब्लड निकले तो शरीर का क्या बचेगा। ऐसे ही शरीर, जो भूमि की धमनियों में ये पानी ब्लड के रूप में काम करता है। जितना पानी हम निकाल लेंगे उतना भूमि के ऊपर अत्याचार है।
कि भूमि के साथ जितने खिलवाड़ हो रहे हैं, इसका कई बार तो दिल दहल जाता है। पिछले दिनों में एक हमने सीन देखा कि बेटियां मारी जाती थी। बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने एक अभियान चलाया, सफलता मिली। आज संयोग से 9 जून है, आज सेल्फी विद डॉटर, इस काम को भी आज के दिन शुरू किया गया था। मैं आज सवेरे देख रहा था। तो बेटियां बची हैं, लेकिन मित्रों, खास करके हमारे किसान भाइयों, बेटी चिल्लाई, बची, हमने प्रयत्न किए, कुछ प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की, सारे समाज ने सहयोग किया, वो हुआ। लेकिन आज बेटी नहीं, आज मां चिल्ला रही है। और ये भूमि, ये मां है, धरती माता है ये। इस मां को चिल्लाने मत दो। हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें, इसका दोहन करें, लेकिन इसका शोषण न करें। चाहे वो पहाड़ काटने की बात है, चाहे पानी की खींचने की बात है, चाहे वृक्ष लगाने की बात है, चाहे विकास के नाते, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस मां के बेटे बेटी होने के नाते हम इसको चिल्लाने नहीं देंगे। मेरा इतना निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी भावुक अपील करते हुए नजर आए, भावुक होते हुए नजर आए। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने ये एक्शन प्लान लॉन्च किया है जल संरक्षण के लिए। उन्होंने शुरुआत की, आज का दिन ऐतिहासिक बताया। जो कार्यक्रम शुरू किया गया है पर्यावरण बचाने के लिए, एक अच्छा कार्यक्रम है। पर्यावरण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि काफी भावुक अपील अंत में देते हुए नजर आए, उनका गला भराया। जिस तरह से वो अपील करते हुए नजर आए कि आज ये मां चिल्ला रही है और इस मां का हमें इस तरह से दोहन नहीं करना है। पानी का उपयोग करें, सदुपयोग करें। पीने के पानी की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला की बात करें, तमाम ऐसे बड़े शहर जहां पर और ज़्यादा शहरीकरण जो है वो बढ़ रहा है, वहां पर पानी की खपत आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें प्रबंधन करना ज़रूरी है। और क्योंकि खेती एक ऐसा ज़रिया है जहां पर पानी सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो खेती में किया जा रहा है, इसलिए खेती में प्रबंधन की ज़रूरत है, इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि पानी खेती में कम से कम बचाया जा सके। क्योंकि पीने के पानी में हम कटौती नहीं कर सकते। और भी तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पर पानी की कमी नहीं की जा सकती, लेकिन खेती में या फिर अन्य ऐसी चीज़ें जहाँ पर पानी की कटौती की जा सकती है, वहाँ पर पानी का प्रबंधन बेहतर करने की ज़रूरत है। पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा कृषि के लिए होता है, ये कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी चिंता उन्होंने जाहिर की और अंत में काफ़ी भावुक कर देने वाली बात उन्होंने कही है।